प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुने, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, नॉर्मली करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। एक तो हमने बोला कि भाई पोलराइड में से पास करवाओ, पोलराइड में से। एक हमने बोला निकोल प्रिज्म में से पास करवाओ। ऐसे कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट कुछ एक ऐसे प्रोसेस भी हैं जिससे नेचुरली भी लाइट पोलराइज हो जाती है, जैसे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब उसमें क्या होता है हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बेटे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वहीं से एक नया टॉपिक निकल के आएगा, ब्रूस्टर्स लॉ। कौन सा लॉ? ब्रूस्टर्स लॉ। तो साथ में हम हेडिंग में डाल लेते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम पर है। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ब्रूस्टर ने हमें ये बताया कि ये मान लीजिए एक इंटरफेस है सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडियम 1 मीडियम 2। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और बीच में एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, और हम ये भी मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया? मीडियम 1 से ज़्यादा। तो अगर एक लाइट यहाँ आती है, इंसिडेंट लाइट यहाँ आई हमारे पास, नंबर एक बात तो ये अनपोलराइज्ड होगी कि पोलराइज्ड होगी, ये बता दो जरा। क्यों भाई? अनपोलराइज्ड होगी ना। ये लाइट कैसी होगी बेटे? अनपोलराइज्ड लाइट होगी। तो हम अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे लिख देते हैं, आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा शॉर्टकट में, ओके। अब क्या होगा, क्या ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगी कि रिफ्लेक्ट करेगी, कि दोनों करेगी? दोनों करेगी। कुछ लाइट जो है वो इधर मुड़ जाएगी और कुछ लाइट जो है वो इधर चली जाएगी। हाँ या ना बोलो? ठीक है बच्चों, ये हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं। क्या बना दिया हमने यहाँ पर? एक नॉर्मल। इसे मैं बोल देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल दूं? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। रिफ्लेक्शन एंगल उसके बराबर ही तो होता है। तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या है? आई। तब ब्रूस्टर ने हमें ये बताया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये तो अनपोलराइज्ड ही रहेगी। ये लाइट क्या रहेगी? अनपोलराइज्ड लाइट ही रहेगी। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो लाइट है ये किसी किसी कंडीशन में पोलराइज्ड हो सकती है। कुछ कंडीशन में ये कैसी लाइट हो सकती है? पोलराइज्ड लाइट। और वो कंडीशन उन्होंने क्या बताई? वो कंडीशन ये बताई कि जब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तब ऐसा होगा। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। मान लीजिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर, ठीक। रेयर से डेंसर में जाएगी तो कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस अपनी मीडियम में, वो तो रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करेगी। कुछ लाइट नेक्स्ट मीडियम में चली गई, वो रिफ्रैक्शन के लॉज को ओबे करेगी। क्लियर? अगर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, अगर ऐसा हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है बेटे? पोलराइज्ड होती है। इसका अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों में क्या होता है, जो मान लीजिए इसके नीचे भी एक बाउंड्री और होगी, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट अंदर जाएगी, वहां टकराएगी, वहां से भी बाहर आएगी। तो जो इंटरफेरेंस या डाइफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, यानी ओवरलैपिंग ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां से इसके कंसेप्ट निकल के सामने आते हैं कि कुछ वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाती है और कुछ वाइब्रेशंस चली जाती हैं। लेकिन हमें इतने गहराई में नहीं जाना है, हमारे पास सिर्फ ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हमें करना है कि भाई ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली लाइट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ब्रूस्टर ने हमें ये बताया कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज्ड होगी। कौन से वाली पोलराइज्ड होगी? और ये वाली क्या होगी? अनपोलराइज्ड ही रहेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। इस आई को हम पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं, इसलिए इसे आईपी से शो कर दिया जाता है। किस से शो कर दिया जाता है बेटे? तो ये एंगल भी क्या हो गया? आईपी। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 में से 90 ये चला गया, बाकी कितना बच गया? बाकी टोटल मिला के क्या बच गया? 90। 90 में से आईपी ये चला गया, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस आईपी। 90 माइनस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? स्नेल्स लॉ लगा दें? रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटे? म्यू इज इक्वल टू
साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, आया ना? ठीक है जी। हाँ जी बेटे, तो ये हो गया बेटे साइन आई पी डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल आर पी है ना बेटे, ये रिफ्रैक्टेड एंगल ही तो है आर पी, और ये किसके बराबर है 90 माइनस आई पी के, तो हम इसे क्या लिख दें आर पी की जगह 90 माइनस आई पी। हाँ जी बेटे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है क्या, तो ये कोस आई पी, साइन आई पी बाई कोस आई पी क्या हो गया बेटे, टेंजेंट आई पी। तो हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ आ गया बेटे, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। ये हमारे पास क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल के बराबर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया जाए, वैल्यू बता दे, मान लो 1.33, 1.55 या कुछ भी और बता दे, क्या हम आईपी निकाल लेंगे? यस। इसका मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है या किसी और मीडियम में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हमें आईपी पता होना चाहिए, और अगर आईपी निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ज्यादातर मटेरियल के पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर हम ये बता सकते हैं कि लाइट एयर से ग्लास में जाते हुए किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड रहेगी, किस एंगल के लिए, आईपी के लिए। कैसे निकालें, म्यू के बराबर रख दो टेंजेंट आईपी। क्या मेरी बात समझ आई बेटे? तो ये था हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ। ये क्या था, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ में हमने रिफ्लेक्शन के जरिए लाइट को पोलराइज कैसे किया जा सकता है वो सीखा। थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि लाइट स्कैटरिंग से पोलराइज कैसे होती है। लाइट अलग अलग सोर्स से निकलती है, मान लो सन से लाइट आ रही है, अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही है, आई बात समझ में? जो लाइट आई वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग पार्टिकल से टकराएगी। तो जब पार्टिकल से टकराती है बेटे तो कुछ लाइट की वाइब्रेशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा और कुछ बच जाती हैं। तो जब हम मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर लाइट है, सपोज करते हैं हम ब्लू कलर की वेवलेंथ की बात करते हैं, आसमान में ब्लू दिखता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्कैटरर साइज के आसपास ही है। स्कैटरर का मतलब जिससे टकरा के लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, जैसे एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स, उसे हमने स्कैटरर बोला है। तो स्कैटरर का साइज लगभग ब्लू कलर की वेवलेंथ के आसपास है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उस स्कैटरर से टकरा के लाइट होगी, लाइट का स्कैटरिंग हो गया। अगर लाइट जिधर जा रही थी इंसिडेंस उसके 90 डिग्री नीचे से अगर हम देखेंगे तो जो नीचे की तरफ आने वाली लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट होगी। कैसी लाइट होगी? पोलराइज्ड लाइट। तो हम पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग की बात करें तो यहाँ मान लीजिए एक स्कैटरर है, एक लाइट यहाँ पर आई, ये लाइट हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, और इससे टकराने के बाद लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। कुछ लाइट इधर चली गई, ये अब भी अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन कुछ लाइट हमारी तरफ आ रही है और हम मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर आई है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो लाइट है ना, ये कैसी होगी बेटे? पोलराइज्ड लाइट होगी। ये कैसी होगी? पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आप बच्चों को बताया है। 1 या 2 नंबर में अगर शॉर्ट नोट लिखना हो तो ये भी आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। क्लियर हुआ बेटे? तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में हमने मेनली ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इन सब चीज़ों की बात करती है, और वेव ऑप्टिक्स लाइट के इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों की बात करती है। आगे हम चल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट को सिर्फ पार्टिकल मानने से प्रूव की जाती हैं। ध्यान से सुनना कान खोल के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये 2 प्रोसेस ऐसे हैं जो लाइट को पार्टिकल मानने से प्रूव होते हैं। पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो लाइट को सिर्फ वेव मानने से ही प्रूव होते हैं, लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ नहीं होते। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं, लाइट को आप वेव मानो तब भी प्रूव कर सकते हो, पार्टिकल मानो तब भी। पार्टिकल वाली बात हमने रे ऑप्टिक्स में कर ली, रे ऑप्टिक्स पूरा उसी पर बेस्ड है। और वेव वाली बात हमने वेव ऑप्टिक्स को जब शुरू किया तो पहले 2 टॉपिक यही पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। यस और नो? इस चैप्टर में हमने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा, वेव फ्रंट के बारे में जानकारी ली, फिर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हमने प्रूव किया, उस लाइट को वेव मानकर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूव किए, फिर हम इंटरफेरेंस में आए, पोलर लाइट का सुपरपोजिशन की तरफ,
फिर हम डाइफ्रैक्शन में आए, अब हम पोलराइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा यूनिट लगभग 14 से लेकर 16 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, सभी बोर्ड एग्जाम में, भले ही हम स्टेट बोर्ड से संबंधित हैं, अगर हम सीबीएसई से संबंधित होते तब भी ये 14 से 16 नंबर का आता है। दिस यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस यूनिट में आने वाले बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले कौन कौन से बनते हैं? रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। हो सकता है एक आधी चीज इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग से छूट जाए, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेस इंपॉर्टेंट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। इस क्लास में इतना ही। वेव ऑप्टिक्स के बाद अब हम मिलेंगे अगली क्लास अगली यूनिट में।